नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 4 में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आइए शुरुआत करते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया जो है वह व्यापार का काम की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे और पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की जो है वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास भी रहा है। और आज जो आज देख रहे हैं, जो हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जो है जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया जो है ऐसी बनी है। तो इतिहास के हर दौर में जो है मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं और प्राचीन काल से ही जो है यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री जो है ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए जो है या उत्पीड़न या यातनापूर्ण दूसरे के सताए जाने से जो है अपने जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जो है जाते रहे। और अपनी यात्राओं में जो है ये लोग जो है तरह तरह की चीज़ें जो है पैसा, मूल्य, मान्यताएँ, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि जो है कीटाणु और बीमारियाँ भी जो है एक साथ लेकर चलते रहे हैं। और 3000 ईसा पूर्व में जो है समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो है उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। आज से 1000 साल पहले जो है ज़्यादातर जो है समय से मालदीव के जो है समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसा या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती थी। बीमारी फैलाने वाले कीटाणु का जो है दूर दूर तक पहुंचाने के इतिहास भी जो है 7वीं शताब्दी तक जो है ढूंढा जा सकता है। तो 13वीं सदी के बाद तो जो है इसके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। छात्रों, ये देखिए, ये जो एक चित्रकारी शिल्पकारी दिखाया गया है, ये जो है गोवा के संग्रहालय में रखा गया है, जो एक जलपोत का दृश्य दिखाया गया है और इसमें जो है व्यापारियों का जो है चित्र दिखाया गया है जो गोवा के संग्रहालय में रखा गया है। तो इसके बाद आते हैं छात्रों रेशम मार्ग और सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। तो छात्रों, आप जानते हैं कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं। तो प्राचीन काल में जो है यूरोपीय लोग जो है दूसरे देशों से जो है यूरोप देशों से जो है चीन देश आते थे रेशमी कपड़ा खरीदने के लिए। जिन रास्ते से होकर जो उन लोग रेशमी कपड़ा खरीदने के लिए आते थे उस रास्ते को जो है रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, ये नक्शा में ये जो है सिल्क रूट का जो है रेशम मार्ग का जो है दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए कि चीन का एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है सिल्क मार्ग, जो 8वीं सदी गुफा 217 मेगाओं ग्रोटोज गिनसू द्वारा बनाया गया था। ये चित्र जो है ये रेशम मार्ग का है। तो आधुनिक काल से पहले जो है के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के जो बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का जो है सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग का नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का जो है कितना महत्व था। और इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है कि ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते जो थे न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका से भी जोड़ते थे। और ऐसे मार्ग जो है ईसा पूर्व के समय से में ही जो है सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक जो है ये अस्तित्व में थे।
और इसी रास्ते से चीनी पोट्री जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापस ही इसके बदले में जो है सोने चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी इन मसालों के बदले में, और इस प्रकार व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से जो है एशिया में आते होंगे और कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी जो है इसी रास्ते से दुनिया में फैले, और इससे भी बहुत पहले जो है पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं में जो है की गई दिशाओं में जो है फैल चुका था। तो छात्रों, इसके बाद हम आते हैं भोजन की यात्रा, स्पेंधेती और आलू। तो किस प्रकार हमारे भारत देश में जो है विदेशी जो है फसल किस तरह पहुंचा, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारे खाद्य पदार्थ जो है दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज जो है बीज बो देते थे, और संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में जो है मिलने वाली झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी जो है साझा स्रोत रहे हैं। तो आइए स्पेंधेती और नूडल्स का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। तो छात्रों, माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेंधेती का जन्म हुआ। तो यह संभव है कि पास्ता जो अभी बच्चे लोग बड़ी चाव से खाते हैं, ये पास्ता जो था वह अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी से जो है सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है, और इसी तरह के आहार जो है भारत और जापान देशों में पाए जाते हैं, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स। तो इसलिए हो सकता है कि हम कहीं भी यह ना जान सके, कभी भी नहीं जान सके कि जो है इन सब खाद्य पदार्थों का जन्म कैसे हुआ। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर जो है इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी जो है दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले जो है हमारे देश में हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये सब खाद्य पदार्थ जो है दूसरे देशों से आया, और ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब अनजाने में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है भारत की खोज में जो है वह निकले थे, और गलती से जो है वह पहुंच चुके थे अमेरिका के बहामा द्वीप। अमेरिका को पहले बहामा द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने सोचा था कि यही है भारत, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक दूसरे देश का खोज डाला था जिसका नाम था अमेरिका। तो छात्रों, वह गलती से जो है उन अज्ञात द्वीपों में पहुंच गया था जिसका बाद में उसका नाम पड़ा अमेरिका। तो उनके साथ जो थे एक अमेरिगो नाम का व्यक्ति था, उसी के नाम से अमेरिका का नाम पड़ा। तो यहाँ अमेरिका का मतलब होता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी एक साथ थे। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं, और कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। तो साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने या पर जो है यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी, और उसका भोजन बेहतर हो गया था, और उसकी जो है औसत उम्र बढ़ने लगी थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक जो निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण जो है आलू की फसल खराब हो गई थी, तो लाखों लोग जो है भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। तो छात्रों, हम जानते हैं कि आलू जो है जो हमारे भारत देश का जो मुख्य सब्जी है वो जो है आयरलैंड से आया है। तो छात्रों, ये आप देख सकते हैं एक चित्र में दिखाया गया है, ये गरीब लोग जो है किसानों को छोड़ा गया खेत के फसल में जो है कटे छटे आलू को जो कोड़ कर निकाल कर जो अपना भूख मिटाने के लिए जुटे हुए हैं। तो छात्रों, हमारे देश में आलू जो आया था वो आयरलैंड से आया है, जो आज की जो है हर एक खाने के वस्तुओं में जो है
या समोसा हो या पानी पूरी हो या कोई भी सब्जी हो जिसमें आलू का इस्तेमाल किया जाता है, वो आयरलैंड से आया है। तो चलिए अब आगे आते हैं कि बीमारी भी जो है इस तरह जो है हमारे भारत देश में बहुत सारा विदेशी बीमारी फैला। वास्तव में ये सब बीमारी हमारे भारत देश में नहीं था। तो ये सब बीमारियों के बारे में भी आप जानेंगे कि किस प्रकार जो है हमारे भारत देश में बीमारी फैला, नए नए बीमारियां। जिस तरह अभी वर्तमान में जो है कोरोना वायरस जो चीन देश से आया, इसी प्रकार चेचक जैसे महामारी जो है तो यह यूरोप देश से हमारे भारत देश में आया था। इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि विजय बीमारी और व्यापार किस तरह जो है हमारे भारत देश में फैला। तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने जो है एशिया तक का जो समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंचे थे, तो पूर्वी आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। और इससे पहले कई सदियों से जो है हिंद महासागर के पानी में फूलता जो व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में जो है एक अहम बिंदु था और पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भी जो है भारी महत्व था। और यूरोपियों के दाखिले से जो है यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन जो है प्रवाहों की दिशा जो है यूरोप की जो है तरफ से जो है मुड़ने लगी। और अपनी खोज से पहले लाखों साल से जो है अमेरिका का जो है दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से जो है उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ जो है हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगा। और आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद जो खदान है, खानों से जो मिलने वाली जो कीमती धातुएं जो निकलती है, खास तौर से चांदी ने भी जो यूरोप की संपदा को बढ़ावा दिया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को भी गति प्रदान की गई। और 17वीं शताब्दी के आते आते जो है पूरे यूरोप में जो है दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत जो वहाँ के लोग जो एक जो है एल डोराडो को सोना का जो है शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी शुरू किए गए, सोने की खोज में निकल पड़ा। और इस प्रकार 16वीं सदी के मध्य तक आते आते जो पुर्तगाली, स्पेनिशी और सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था और उन्होंने अमेरिका को जो उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं बल्कि जीतती थी, बल्कि स्पेनिशी विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार में जो है परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यहाँ हथियार तो उन लोग के शरीर में जो चेचक बीमारी था, वह चेचक जैसे बीमारी के कीटाणु थे जो स्पेनिशी सैनिकों और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे अमेरिका देश में, जिससे अमेरिका के लाखों लोग साल में जो है दुनिया भर के अलग थलग रहने वाले अमेरिका के लोगों को जो शरीर में जो है वो बीमारी फैल गया। और यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता उन लोगों के पास नहीं था। इस कारण जो अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो छात्रों ये देखिए एक दिखाया गया है इसमें जैविक युद्ध। तो न्यू इंग्लैंड स्थित जो है मैसाचुसेट्स में जो है बे कॉलोनी के बारे में गवर्नर जॉन विंथ्रोप ने जो मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी और इस तरह जो है परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। तो छात्रों इस प्रकार जो है यूरोपीय लोग जो है अमेरिका में जो है इस बीमारी की वजह से जो है वहाँ पर कब्जा पा लिया। जो काम जो है गोली बंदूक नहीं कर सकता था वो इस बीमारी ने किया और इस तरह जो वहाँ के लाखों लोगों को जो मौत के घाट सुला दिया इस चेचक की बीमारी ने। फलस्वरूप ये हुआ कि इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई अमेरिका में। और जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे और इनसे पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला।
इस तरह की घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। इस बीमारी की वजह से खास तौर पर बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी, लेकिन अमेरिकनों के पास नहीं था। और इस प्रकार 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख की जो साम्राज्य था, वहाँ के शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का जो है बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, धार्मिक असंतुष्टों को जो है कड़ा दंड दिया जाता था और इस वजह से जो है हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे और 18वीं सदी तक अमेरिका में जो है अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को जो है काम में झोंक कर जो यूरोपीय बाजारों के लिए जो है गुलाम के तौर पर जो है बेचा जाने लगा और कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। और 18वीं सदी का जो है काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जो है चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। उस समय तो भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। तो छात्रों, इस प्रकार एशियाई व्यापार में भी जो है उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व से चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही जो है विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। ये देखिए छात्रों, एक चित्र में दिखाया गया है गुलामों जो है बिकने के लिए जो है बढ़िया बढ़िया कपड़े में जो है पहनकर खड़े हैं और एक जो है ये आदमी को दिखाया जा रहा है, ये अमीर आदमी है जो इन गुलामों को खरीदने के लिए खड़े हैं। तो इस तरह एक खरीददार नीलामी के लिए जो है कतार में जो खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है और इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों का भी जो है साथ 2 बच्चे भी जो है बिकने के लिए खड़े हैं और अच्छी कीमत पाने के लिए जो है गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर जो बाजार में लाया जाता था, जो इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो छात्रों, अगले वीडियो में जो है आप लोग के लिए इसी चैप्टर का जो दूसरा भाग लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।